डीसी मशीन, डीसी मशीन, ना बात कर रहा हूं जनरेटर की और ना बात कर रहा हूं मोटर की। किसकी बात कर रहा हूं? डीसी मशीन की, क्योंकि कुछ चीजें अपने को डीसी मशीन में पढ़नी है। डीसी मशीन क्या होती है, फिर डीसी मशीन दो टाइप की होती है, मोटर और जनरेटर। मशीन तो सभी को पता है क्या होती है, बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और डीसी मशीन वो होती है जो किस सप्लाई पे काम करती है, ओनली डीसी सप्लाई पर, इसलिए अपने इसको क्या बोल देते हैं, डीसी मशीन बोलते हैं। दो मशीन जो होती है वो टू टाइप्स होते हैं अपने पास डीसी मशीन के, एक होती है मोटर और एक होता है जनरेटर। मोटर और दूसरा होता है जनरेटर। मोटर का काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, यानी आप अगर उसको इनपुट में किलोवाट पावर दोगे तो आउटपुट में आपको कैसी शक्ति मिलेगी, एचपी, हॉर्स पावर शक्ति मिलेगी, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है अपने को। जैसे एग्जांपल आप सभी के सामने है, पानी उठाने वाला पंप जो होता है वो, ठीक है। उसके अलावा आटा चक्की पे जो मशीन लगी होती है वो मशीन, लिफ्ट में जो मशीन लगी होती है वो मशीन, क्रेन में जो लगी होती है वो मशीन, सारों का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करना, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करना। जनरेटर, जनरेट का मतलब क्या होता है, उत्पादन करने वाला, ठीक है, जनरेट करने वाला। जनरेटर का मतलब हुआ ये क्या कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी से क्या उत्पन्न कर देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर डीसी है तो अपने क्या बोल सकते हैं, डीसी विद्युत उत्पन्न करता है, और अगर एसी है तो अपने क्या बोलेंगे, एसी विद्युत उत्पन्न करता है, ठीक है। यहां पर डीसी मोटर है, इसको कौन सी सप्लाई पे चलाएंगे, डीसी पर, तो डीसी विद्युत को किस में चेंज कर देती है, यांत्रिक ऊर्जा में, और ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है, डीसी विद्युत ऊर्जा के अंदर, ठीक है। मशीन, मोटर और जनरेटर में जो चीजें सेम है वो मैं बता देता हूं, और वो एक ही बार करवाऊंगा मैं। सेम इसमें है एक नंबर पार्ट्स, पार्ट्स समझते हैं ना अपने, भाग जो होते हैं डीसी मशीन के वो जनरेटर और मोटर दोनों के लिए क्या होते हैं, सेम होते हैं। दो नंबर चीज आर्मेचर रिएक्शन, दोनों के लिए सेम होती है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है आर्मेचर रिएक्शन की, ठीक है। जहां टीपीटी है वहां एलपीटी आ जाएगा, और जहां एलपीटी है वहां टीपीटी आ जाएगा। वो बाद की बात है, एलपीटी टीपीटी क्या होते हैं वो सारे बता दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर अपने बनावट देखें, जो जनरेटर होते हैं उनके प्रकार, टाइप ऑफ जनरेटर्स और मोटर्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितने टाइप जनरेटर के हैं उतने ही टाइप क्या होंगे, मोटर के होंगे, ठीक है। तो बार बार नाम लिखवाने की जरूरत नहीं होगी अपने को, एक ही बार नाम लिखेंगे अपने। मोटर में उनको सीधा हेडिक लिख के और अपने लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे कि इसमें ये है, सीरीज में जोड़ते हैं और समांतर में जोड़ते हैं, ठीक है। मोटर जो है उसको बाद में पढ़ेंगे, पहले किसको पढ़ेंगे, जनरेटर को, ठीक है। तो आप हेडिंग पहले लगाओगे डीसी जनरेटर, हेडिंग लगा लो डीसी जनरेटर, और हिंदी में इसको बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र। डीसी जनरेटर, हिंदी में बोलते हैं दिष्ट धारा जनित्र, डीसी जनरेटर या दिष्ट धारा जनित्र। परिभाषा तो लिखवाने की, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, बता चुका हूं मैं। डीसी जनरेटर वो युक्ति है या जनरेटर वो युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है, और डीसी जनरेटर वो युक्ति है जो डीसी विद्युत ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है। बात आती है सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की, सिद्धांत की। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो अपनों ने कुछ टाइम पहले फैराडे के नियम पढ़े थे, ठीक है। दो प्रकार के अपने पास फैराडे में नियम थे। पहला नियम था अपने पास में ईएमएफ की उत्पत्ति का नियम। क्या नियम था, ईएमएफ की उत्पत्ति का नियम। नियम क्या कहता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराई जाए, जैसे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है उसमें अगर जैसे ये चालक है को गति कराई जाए तो चालक में फ्लक्स परिवर्तन की दर से क्या उत्पन्न हो जाता है, ईएमएफ। आवाज ज्यादा है क्या? चालक को जब चुंबकीय क्षेत्र के बीच रखा जाए, अब कई बच्चे ये बोलते हैं कि चालक का मतलब, अब यहां पर तीन चीजें हैं देखो, एक सीधा धारावाही चालक या सीधा चालक भी हो सकता है, एक लूप भी हो सकता है। ये क्या है, लूप है, जिसको पास बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं, पास, ठीक है। अब बोल दिया जाए कि एक
पास को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वो कैसे क्या उत्पन्न करेगा? ईएमएफ उत्पन्न करेगा। अब एसी होगा डीसी होगा वो बात की बात है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ये समरूप का मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एयर गैप में एक समान होना चाहिए, समरूप का मतलब ये होता है, ठीक है। तो अब अपने क्या पढ़ते हैं पहले नियम के अंदर कि जब ये चालक फ्लक्स को काटेगा तो इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ और धारा उत्पन्न हो जाती है। आगे बात समझ में, ये ठीक है। ये फैराडे का फर्स्ट लॉ था, ये फैराडे का क्या था? फर्स्ट लॉ। और फैराडे का जो सेकंड लॉ था वो ये था कि उत्पन्न ईएमएफ जो है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है? समानुपाती। ये फैराडे का था सेकंड लॉ, पढ़े थे हम लोगों ने दोनों ने, ठीक है। किसके संबंध में थे ये नियम? प्रेरण के संबंध में थे ना। किसके संबंध में थे? प्रेरण के संबंध में। उसके बाद फैराडे ने ये नियम देने के बाद पढ़ाया इंडक्शन के टाइप। अपनों ने पढ़े थे टाइप ऑफ इंडक्शन। रिवाइज कर रहा हूं ताकि थोड़ा समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। टाइप ऑफ इंडक्शन में अपनों ने दो प्रकार का प्रेरण पढ़ा था या इंडक्शन पढ़ा था। पहला था अपने पास में डायनेमिक, क्या था? डायनेमिक इंडक्शन। और दूसरा था अपने पास में स्टैटिक। कौन सा था? स्टैटिक इंडक्शन। इसको बोलते हैं गतिशील या गतिज प्रेरण और इसको बोलते हैं स्थितिज प्रेरण या स्थैतिक प्रेरण। डायनेमिक का नाम क्या आपको डायनमो से नहीं दिख रहा क्या? डायनेमिक का नाम आपको किससे दिख रहा है? डायनमो से। माइकल फैराडे के द्वारा डायनमो की सबसे पहले खोज की गई थी, जो विश्व का पहला जनरेटर था। समझ में आ गई बात? ये डायनमो का नाम सुना हुआ है, जिसमें विद्युत चुंबक लगी होती है और बीच में कौन होता है? आर्मेचर होता है। विद्युत चुंबक के बीच आर्मेचर को घुमाया जाता है तो ईएमएफ उत्पादित हो जाता है, ठीक है। तो डायनमो जो था उसी के सिद्धांत पर कार्य करते हुए जो फैराडे था उसने डायनेमिक इंडक्शन की घटना को बताया। और डायनेमिक इंडक्शन की घटना क्या कहती है कि चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर रखते हुए चालक को क्या कराई जाती है? गति कराई जाए किसी भी यांत्रिक मशीन के द्वारा, तो चालक पर फ्लक्स परिवर्तन से क्या उत्पन्न हो जाता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यानी चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या होनी चाहिए? सापेक्ष गति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सापेक्ष गति, जिसमें चालक स्थिर रहे, चुंबकीय क्षेत्र गति करे, या चुंबकीय क्षेत्र स्थिर रहे तो चालक गति करे। समझ में आ गई बात? ये दोनों चीजें हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आपका चुंबकीय क्षेत्र ही स्थिर रहे और चालक ही गति करे, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड भी गति कर सकता है। उसके लिए आपको जो फील्ड वाइंडिंग है वो कौन से भाग पर करनी पड़ेगी? रोटेटिंग भाग पर करनी पड़ेगी, जैसा अल्टरनेटर में होता है। किसमें होता है ये भाग? अल्टरनेटर के अंदर ये चीज होती है। तो क्लियर हुआ ये चीज सभी को, ठीक है। डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत होता है वो होता है गतिज प्रेरण। क्या होता है? गतिज प्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायनामिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं? डायनामिक इंडक्शन। पहले देखो, डीसी जनरेटर का प्राथमिक सिद्धांत होता है फैराडे का प्रेरण, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और फिर अगर और गहराई में पूछे तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कौन सा प्रेरण? गतिज प्रेरण। स्थितिज प्रेरण पर कौन काम करता है? ट्रांसफार्मर और इंडक्टर, क्योंकि ये दो टाइप का होता है, एक सेल्फ होता है और एक म्यूचुअल होता है। सेल्फ पे कौन काम करता है? इंडक्टर या ऑटो ट्रांसफार्मर। और म्यूचुअल पे कौन काम करता है? ट्रांसफार्मर, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वो, ठीक है। तो डायनेमिक इंडक्शन पर कौन काम करता है? जनरेटर। जनरेटर काम करता है, मोटर काम नहीं करती। समझ में आ गई बात? ये तो सिद्धांत लिखो पहले आप, डीसी जनरेटर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर लिखो। डीसी जनरेटर फैराडे के, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के गतिज प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। 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 इन्वर्टेड कोमा में डालना, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है आपको, लिखो। अर्थात जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य गति कराई जाए
तो चालक पर फ्लक्स परिवर्तन से ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है जिसे गतिज प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। जिसे गतिज प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। गतिज प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। जिसे गतिज प्रेरित ईएमएफ कहा जाता है। ठीक है, समीकरण पहले तो यहां देखो, छोटा सा डायग्राम बनाया, उसमें देखो ये अपने पास में एन और एस क्या है, पोल है, और एन और एस पोल है, तो इनके बीच में क्या है, समरूप मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैंने बोल दिया ये है समरूप चुंबकीय क्षेत्र। समरूप चुंबकीय क्षेत्र। अगर आप अनडिसिप्लिन चुंबकीय क्षेत्र लेते हो, अनडिसिप्लिन का मतलब होता है कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो बनने वाली वोल्टेज में भी क्या होगा, कहीं तो वोल्टेज क्या बन जाएगी, ज्यादा, और कहीं पर वोल्टेज क्या बन जाएगी, कम बन जाएगी। इसलिए अपने को क्या लेना, हमेशा समरूप चुंबकीय क्षेत्र की बात करनी है। और समरूप चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखने के लिए जनरेटर में एक व्यवस्था भी की जाती है, जिसमें क्या बोलते हैं अपने, पोल शू लगाते हैं ना जनरेटरों में, पोल शू। वो किस लिए लगाते हैं, ताकि वायु अंतराल में मैग्नेटिक फील्ड का जो वितरण है, चुंबकीय फ्लक्स का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है फ्लक्स का, वो क्या हो सके, समरूप हो सके, एक जैसा हो सके सारी तरफ। इसलिए अपने करते हैं ये काम। ठीक है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में ये जो अपने पास है, ये एक अपने पास क्या है, लूप है। और अपने जनरेटर में भी क्या होते हैं, बहुत सारी वाइंडिंग्स लूप के रूप में लगी होती है, ऐसे बहुत सारी वाइंडिंग, चाहे वो लैप में है चाहे वेव में है। लूप को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाए तो फ्लक्स परिवर्तन की दर से चालक कौन है आपके पास, लूप है, उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये पहली घटना हो गई। ठीक है, जो ईएमएफ उत्पन्न होगा उसका कारण कौन होगा, गतिज प्रेरण। कारण कौन होगा, गतिज प्रेरण। इसलिए अपने उसको क्या बोलते हैं, गतिज प्रेरित ईएमएफ। समझ में आ गई बात ये। और गतिज प्रेरित ईएमएफ की समीकरण को लिया जाता है E बराबर BLV साइन थीटा। पढ़ा हुआ है ना आपने सभी ने, ये E बराबर BLV साइन थीटा। BLV के अंदर B क्या है अपने पास में, फ्लक्स घनत्व। B क्या है, फ्लक्स घनत्व। और इसका मात्रक क्या होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, टेस्ला। क्या बोल सकते हैं, टेस्ला। L क्या है अपने पास में, जो चालक है उसकी लंबाई, चालक की लंबाई आप किस में लेते हो, मीटर में। उसके बाद में अपने पास में जो V है, V का मतलब क्या हो गया, चालक का वेग। वेग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, किस में लेते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। वेग का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंग्लिश के अंदर। और थीटा जो है वो अपने पास में क्या हो गया, कोण हो गया। किसके और किसके बीच में, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के मध्य कोण। कोण वाली मैंने बताया था आपको, कहानी याद है तो, मैग्नेट के अंदर करवाई थी ना, कोण के अंदर। अगर इसी समीकरण में एक नंबर बात ये रखूं मैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री, तो क्या ईएमएफ बढ़ेगा क्या, थीटा बराबर 0 डिग्री, तो ईएमएफ बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। इस कंडीशन में ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि चालक L और मैग्नेटिक फील्ड B एक दूसरे के साथ किसमें है, समांतर में। ये साइन किसका है, समांतर का ही है ना। ठीक है, उसके बाद सेकेंडली मैंने बोला थीटा बराबर 90 डिग्री। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि चालक और B एक दूसरे के क्या है, लंबवत। लंबवत है या नहीं है। और आपको पता है साइन 90 का मान कितना होता है, इकाई। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। यानी साइन में सबसे मैक्सिमम मान किसका होता है, बताओ। साइन में एंगल पढ़ते हो ना आप, साइन में सबसे अधिकतम मान कौन से एंगल का होता है, 90 डिग्री का ही होता है। प्लस के अंदर 180 का 0, 360 का भी 0, 270 का -1। तो साइन में मैक्सिमम एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल अपनों ने बनाया, तो अपने पास ईएमएफ जो मिला वो कितना परसेंट मिलेगा आपको, 100%।
पूरा ईएमएफ प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे अधिकतम ईएमएफ अपने को कब प्राप्त होगा? जब चालक और चुंबकीय क्षेत्र गति करते हुए एक दूसरे के क्या आ जाए, लंबवत आ जाए। समझ में आ गई बात ये, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने ये बोल दिया कि थीटा बराबर 180 आ जाए। कितना आ जाए? 180। 180 का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री या पाई, या क्या लिख सकते हैं इसको, पाई, ठीक है। इस कंडीशन में वापस वही कंडीशन आ गई अपने पास में कि चुंबकीय क्षेत्र और बी एक दूसरे के क्या आ गए, समांतर। और समांतर की स्थिति में फिर ईएमएफ क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो, क्योंकि साइन 180 का मान क्या होता है, जीरो। साइन जीरो का मान जीरो, साइन 180 का मान माइनस जीरो। अब माइनस जीरो का मतलब भी क्या होता है, जीरो ही होता है। और साइन 360 का मतलब भी क्या होता है, जीरो। साइन के कोण आते हैं क्या? ये क्वाड्रेट पढ़े हैं आपके, कितने हैं, 4 है ना। ये साइन थीटा है, यहां पर अपने पास में साइन थीटा में ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270। जीरो का मान कितना होता है, जीरो। तो इसके विपरीत में अक्सर वो भी, इसका मान भी क्या होगा, जीरो। यहां पर कौन कौन सा आता है, 360। तो साइन का मान कहां कहां जीरो हो रहा है, जीरो पर, 180 पर और 360 पर। साइन 90 का मान कितना होता है, +1। कितना होता है, +1। इसके विपरीत में क्या आ जाएगा, -1। तो 270 का मान कितना होता है, -1। 180 कितना हो गया, जीरो। का मतलब जो चालक और चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के क्या आ गए, समांतर। फिर 4 नंबर केस, थीटा बराबर मैंने ले लिया 270। कितना ले लिया, 270। का मतलब मैक्सिमम ईएमएफ मिलेगा अपने को, लेकिन अब किस में मिलेगा, नेगेटिव के अंदर। 270 -1 होता है ना, तो 100% मिलेगा, लेकिन किस में, नेगेटिव के अंदर। और लास्ट अपने पास वही आ जाता है 5 नंबर, थीटा बराबर 360 डिग्री। ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों किस में आ गए, यहां किस में थे, लंबवत में। कुछ चीज परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या आपको? सभी कोणों को मिलाएं, यहां देखो, फिर उतार लेना आप लोग। सभी कोणों को अगर अपने मिलाते हैं तो पहले किस पर थे आप, जीरो पर। उसके बाद आप किस पर पहुंचे, 90 डिग्री। आप 90 डिग्री चले तो ईएमएफ आपको क्या मिला, मैक्सिमम। फिर आप 180 चले तो ईएमएफ क्या हो गया, जीरो। फिर आप वापस 90 डिग्री चले, यानी 270 हो जाएगा ना 90 के बाद में, तो आपको ईएमएफ मिला क्या, मैक्सिमम। लेकिन अब किस में मिल गया, वी मैक्सिमम, नेगेटिव के अंदर। और 360 पर वापस क्या हो गया, जीरो। तो ये अपने पास था जीरो, ये था 90, ये था 180, ये था 270 और ये था 360। क्या रिजल्ट निकला अपने पास, कि अगर किसी लूप को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो वो सदैव कौन सी धारा उत्पन्न करता है, एसी धारा उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात ये। प्रेरण चाहे गतिज हो, प्रेरण चाहे स्थितिज हो, प्रेरण के कारण हमेशा कौन सी धारा उत्पन्न होती है, एसी धारा उत्पन्न होती है। पै से प्रेरण और पै से प्रत्यवर्ती, बताया था या नहीं बताया था मैंने, ये चीज याद रहोगे। पै से प्रेरण और पै से प्रत्यवर्ती और पै से परिवर्तन। जहां चेंज इन फ्लक्स होगा, परिवर्तन होगा, वहीं पर प्रेरण की घटना होगी और वहीं पर क्या होगा, प्रत्यवर्ती उत्पन्न होगी। समझ में आ गई बात, ये क्लियर है चीज सभी को। अब आपको जो नोट करना है उसमें ये डायग्राम नोट करना है, उसके बाद ये नोट करना है, फिर ये केस नोट करने हैं और फिर ये नोट करना है। करो नोट। सबसे पहले डायग्राम, बिल्कुल डीसी जनरेटर के आर्मेचर में एसी बनती है, उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं अपने मैकेनिकल रेक्टिफायर लगाकर। कम्यूटेटर को मैकेनिकल रेक्टिफायर बोलते हैं। स्पीड से नोट करो, जल्दी जल्दी। डीसी जनरेटर में थोड़ा टाइम लगेगा, 10 क्लास लग जाएगी आराम से। मोटर में लगेंगे 3 या 4 क्लास। 15 दिन में डीसी जनरेटर मोटर कंप्लीट। इंडक्शन मोटर में 3-4 दिन लगते हैं, 3-4 दिन लगेंगे सिंक्रोनस मोटर में। मशीन तो सारा खेल ही 1.5 महीने का है। टाइम तो बेसिक में ही लगता है सारा, बस खाली एसी थ्योरी कंप्लीट करने तक टाइम लगता है, बाकी कोई टाइम नहीं लगता सिलेबस के अंदर। 3 घंटे की क्लास में पावर सिस्टम हो जाएगा।
वो मत नोट करना, एक्सिस मत नोट करना। ये तो छठी क्लास से पढ़ते आने अपने। हो गया नोट? एल का मतलब होता है चालक की लंबाई, मतलब एल चालक है, सीधी सी बात ही है। और बी का मतलब होता है फ्लक्स घनत्व, यानी चालक और फ्लक्स जो है उनके बीच का एंगल। अब ये तो चलो लूप है अपने पास, लूप के अंदर एरिया ले लेते हैं अपने, उसका एरिया ऑफ हो गया ये नोट। पॉइंट लिखो, नोट लिखो, उसमें 2 पॉइंट है वो लिखना। नोट लिखो, लिखो ईएमएफ की उत्पत्ति हेतु चालक व चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ उनके बीच सापेक्ष गति भी होना आवश्यक है। बात समझ में आ गई सभी को? आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में चाहे चालक को रख दो और घुमाओ मत, ईएमएफ नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही सभी को? अगर जनरेटर है उसके अंदर अवशिष्ट चुंबकत्व भी है, चाहे डायनेमो ही क्यों ना है। डायनेमो, अगर आप डायनेमो का यूज कहां करते हैं? गाड़ियों में, बैटरी चार्जिंग के लिए। रुकी हुई अवस्था में गाड़ी बैटरी चार्ज हो जाती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। ईएमएफ बनता कब है? जब फ्लक्स का क्या होगा? चेंज होगा। तो गाड़ी रुकी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन उन दोनों के बीच में गति नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और चालक, चुंबकीय क्षेत्र और चालक के बीच में सापेक्ष गति नहीं है। जब तक गति नहीं होगी तब तक ईएमएफ भी नहीं बनेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि 0 पर पड़ा है, 180 पर पड़ा है या 270 पर, ये पड़े रहने से कुछ नहीं होता। अब चालक का चुंबकीय क्षेत्र है और चालक 90 डिग्री पर पड़ा रहे, बोला ईएमएफ नहीं बनेगा वो। लेकिन घूमता हुआ ना 90 डिग्री पर आता है ना, तब ईएमएफ अधिकतम बनेगा। और घूमता हुआ अगर 0 डिग्री पर जाता है तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये बात वर्किंग कंडीशन की है। वर्किंग कंडीशन का मतलब होता है स्टेडी स्टेट कंडीशन, फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल पोजीशन पर नहीं। इनिशियल पे तो वो रुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिखो आगे दूसरा पॉइंट, गतिज प्रेरण के कारण चालक में सदैव प्रत्यवर्ती धारा उत्पन्न होती है, यानी अल्टरनेटिंग। प्रत्यवर्ती धारा के ब्रैकेट में लिख देना एसी। गतिज प्रेरण के कारण चालक में प्रत्यवर्ती धारा, ब्रैकेट में लिख देना एसी, उत्पन्न होती है। और डीसी जनित्र के आर्मेचर में भी, डीसी जनित्र के आर्मेचर में भी एसी ही उत्पन्न होती है। डीसी जनित्र के आर्मेचर में भी एसी ही उत्पन्न होती है, परंतु इस एसी को कम्यूटेटर लिखूं क्या? नहीं लिखने की जरूरत है। कम्यूटेटर की सहायता से
कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में बदला जाता है। कम्यूटेटर की सहायता से डीसी में बदला जाता है। क्लियर है चीज सभी को? और अगर कम्यूटेटर के जगह पर अपने स्थान पर स्लिप रिंग लगा दें तो क्या होगा? एसी ही मिल जाएगी अपने को। ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर चेंज कर देता है, धारा की दिशा को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। लेकिन स्लिप रिंगें क्या करती है? डायरेक्शन को चेंज नहीं करती। जैसा डेवलप होगी बनेगी वैसा ही आउटपुट में ले आती हैं। समझ में आ गई बात ये? ठीक है, तो इसमें अगला पॉइंट ये भी लिख दो, यदि डीसी जनरेटर के आर्मेचर भाग पर, यदि डीसी जनरेटर के आर्मेचर भाग पर, डीसी जनरेटर के आर्मेचर भाग पर कम्यूटेटर के स्थान पर स्लिप रिंग लगा दी जाए, कम्यूटेटर के स्थान पर स्लिप रिंग लगा दी जाए तो जनरेटर एसी आउटपुट प्रदान करेगा। तो जनरेटर एसी आउटपुट प्रदान करेगा। तो जनरेटर एसी आउटपुट प्रदान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, डीसी जनरेटर के प्रमुख भाग, डीसी जनरेटर के प्रमुख भाग। अब जनरेटर मोटर के सेम ही है, चाहे डीसी मशीन लिख सकते हो आप। डीसी मशीन के प्रमुख भाग लिख लो भाई। डीसी मशीन के प्रमुख भाग, 3 भाग होते हैं मशीन में। कितने होते हैं? 3। पहला भाग होता है प्राइम मूवर, हेलो गुड मॉर्निंग। स्प्लिट रिंग जो होती है ना, वो कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग कहाँ यूज होती है? जहां पर छोटा कम्यूटेटर नहीं लगा अपने, मतलब जहां कम्यूटेटर नहीं लगा सकते अपने, छोटी मोटर नहीं होती जो खिलौनों के लिए यूज होती हैं, उसमें स्प्लिट रिंगें लगाई जाती है, क्योंकि उसमें 2-3 जो चालक होते हैं सारे। ठीक है, अब स्प्लिट रिंगों को अगर बहुत सारी स्प्लिट रिंग जोड़ देंगे ना अपने, तो वो कम्यूटेटर बन जाएगा फिर। प्राइम मूवर पता है सभी को? सभी ने विवाह शादियों के अंदर एक प्रकार से जनरेटर देखे हैं ना। उन जनरेटर को चलाने के लिए अपने क्या लेके आते हैं? इंजन साथ में होता है, जो डीजल या किससे चलता है? पेट्रोल से या केरोसिन से चलता है। चलता है नहीं चलता है? तो वो कौन सी एनर्जी बनाते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। तो जो आपका जनरेटर है उसको मैकेनिकल ऊर्जा प्रदान करने के लिए या उसको घुमाने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्राइम मूवर की। और प्राइम मूवर के बाद में जो भाग आता है जनरेटर का, पहला या दूसरा जिसको बोलते हैं, वो आता है स्टेटर भाग। कौन सा भाग आता है? स्टेटर भाग। स्टेटर भाग का मतलब जो भाग जनरेटर में गति नहीं करता, वो सारे भाग क्या होते हैं? स्टेटर भाग होते हैं या स्टेटिंग पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? स्टेटिंग पार्ट, स्टेशनरी पार्ट, बहुत सारे नाम बोल सकते हैं। स्टेशनरी पार्ट वो होते हैं जो घूमते नहीं है। फिर थर्ड जो पार्ट अपने पास आता है वो आता है रोटर। अब रोटर का मतलब हो गया रोटेटिंग पार्ट। कौन से पार्ट हो गए? रोटेटिंग पार्ट। जो भी भाग मोटरों में, जनरेटरों में घूमते हैं, वो सारे भाग कौन से होते हैं? रोटेटिंग पार्ट होते हैं। और फोर्थ जो होते हैं वो अपने पास होते हैं बियरिंग। फोर्थ क्या होते हैं? बियरिंग, जो ना तो रोटेटिंग में आते हैं और ना ही स्टेशनरी पार्ट में आते हैं। एक अलग ही पार्ट होता है, क्योंकि बियरिंग के अंदर खुद में एक स्टेशनरी पार्ट होता है और एक रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है। प्राइम मूवर, प्राइम मूवर को पहले बता देता हूं आपको मैं। प्राइम मूवर जो है वो मशीन को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। और प्राइम मूवर के रूप में आप यूज किस किस का कर सकते हो? सबसे किफायती जो यूज या सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो अपने किसका करते हैं? डीजल इंजन। डीजल इंजन का यूज कर सकते हो आप, या फिर आप यूज कर सकते हो स्टीम टरबाइन, वाटर टरबाइन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसका भी यूज करते हैं एमजी सेट के अंदर। ठीक है, एमजी सेट एसी टू डीसी में अपने इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो अपने पास में आप लोग
या तो मैं सारे भागों के नाम लिख देता हूं, पहले आपको थोड़ा ध्यान में रहेगा कि ये जनरेटर का भाग है या नहीं है, उसके बाद अपन इनको डिटेल से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है योक, जिसको क्या बोलते हैं अपने बॉडी। ठीक है, सेकेंडरी पार्ट आता है पोल, जो किस पर लगे होते हैं, योक पर। थर्ड पार्ट अपने पास आता है फील्ड वाइंडिंग, जो किस पर लगी होती है, पोल्स पर लगी होती है। ठीक है, फील्ड वाइंडिंग्स के बाद फोर्थ पार्ट अपने पास आता है एंड प्लेट। एंड प्लेट जो किसके साथ जुड़ी होती है, योक के साथ जुड़ी होती है। फिफ्थ पार्ट अपने पास में आता है, एंड प्लेट के बाद में आता है रोकर आर्म। रोकर आर्म किस पे लगी होती है, एंड प्लेट के ऊपर लगी होती है। दो होती है रियर और फ्रंट, रियर वाली पे क्या लगी होती है, रोकर आर्म लगी होती है। सिक्स पार्ट रोकर आर्म पर क्या लगे होते हैं, ब्रश। क्या लगे होते हैं, ब्रश, जो किसके यूज करते हैं अपने ज्यादातर, कार्बन के। ठीक है, उनकी कैटेगरी क्या है वो भी बता दी जाएगी। 7 नंबर ब्रुश, अब वो ब्रुश होल्डर वगैरह सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ब्रुश जो है उन पर लगी होती है क्या, पिग टेल। ब्रुशों के ऊपर क्या लगी होती है, पिग टेल लगी होती है, जो कनेक्टेड करती है बाहरी लोड को किसके साथ में, जनरेटर के साथ में। ठीक है, पिग टेल। 8 नंबर पार्ट जो रह गया उसमें रहता है आई बोल्ट। क्या रहता है, आई बोल्ट। मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठाने के लिए हैवी मशीनों को किसका यूज करते हैं, आई बोल्ट का यूज करते हैं। और फिर लास्ट पार्ट रह जाता है एंड कवर। क्या रह जाता है, एंड कवर। ठीक है, ये सारे जो पार्ट हैं ये कौन से हैं, अपने पास स्टेशनरी पार्ट हैं जो गति नहीं करते। ठीक है, उसके बाद रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट में जो पहला पार्ट आता है वो है आर्मेचर। क्या आता है, आर्मेचर। पढ़ा हुआ है सभी का, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर के कुछ भाग होते हैं, आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग, वो बाद में पढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट आता है आर्मेचर के बाद में वो अपने पास आता है कम्यूटेटर। क्या आता है, कम्यूटेटर, राइजर, डमी कॉइल, इक्विलाइजर रिंग, कूलिंग फैन। ये सारे कौन से पार्ट होते हैं अपने पास, आर्मेचर, कम्यूटेटर, राइजर, डमी कॉइल, इक्विलाइजरिंग और शाफ्ट। उसके बाद में कूलिंग फैन। कूलिंग फैन भी लगा होता है जनरेटर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोई है क्या आपको ऐसा लग रहा है जो पार्ट मैंने नहीं कराया हो, है कोई ऐसा पार्ट, नहीं है। राइजर, कम्यूटेटर के पीछे राइजर जुड़ा होता है, और डमी कॉइल जो होती है वो आर्मेचर के कंडक्टर के साथ ही लगी होती है। इक्विलाइजर रिंग भी आर्मेचर कंडक्टर के साथ लगी होती है, और शाफ्ट तो पता ही आप सभी को। और कूलिंग फैन जो है वो शाफ्ट पर लगा होता है। ठीक है, वाइंडिंग को ठंडा करने का काम आता है। बियरिंग्स, पहला कौन से बियरिंग होते हैं, बुश बियरिंग। बुश बियरिंग होते हैं छोटे बियरिंग, बिल्कुल छोटे से बियरिंग होते हैं। ठीक है, दूसरे बियरिंग होते हैं बाल बियरिंग। बाल बियरिंग छोटी मशीनों में, और तीसरे होते हैं रोलर बियरिंग बड़ी मशीनों में। बस ये नोट कर लो, इतना ही नोट होगा आज आपसे। ठीक है, ये पार्ट्स है मशीन के, ये नोट कर लो कि डीसी मशीन में कितने पार्ट्स अपने को पढ़ने हैं। उसके बाद में कल से अपने इनको पढ़ना शुरू करेंगे, 2 लेक्चर लग जाएंगे इसके अंदर अपने को पढ़ते पढ़ते। पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। रोकर आर्म क्या होता है, जब पढ़ेंगे जब देख लेंगे क्या होता है। समकारी छल्ला, समकारी छल्ला हिंदी में बोलते हैं इसको। इक्विलाइजर रिंग का हिंदी में नाम होता है समकारी छल्ला। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करेंगे। थैंक यू।